अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम का टेट के इस सेशन में खैर मकदम है। मैं सैयद इमरान। आज हम साइंस के पेडागोजी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन आइए देखते हैं कि साइंस की तारीफ क्या है। साइंस इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज़ ए मेथड ऑफ इंक्वायरी, वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंस इज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, नेचर ऑफ साइंस, साइंस नॉलेज इज़ टेंटेटिव, science is empirically based on derived from observation of the natural world, science is inferential, imaginative and creative, science is not perfect। नाज़रीन आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी कि साइंस परफेक्ट नहीं, इसका ये माना है कि साइंस हतमी नहीं होती, इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी, इसके अंदर जो सुधार आते जाएगा उसको ये कबूल करते जाएगा, इसीलिए इसको हम परफेक्ट नहीं कहते। यहाँ पर देखिए साइंस इज़ एग्जैक्ट, यानी कि साइंस जो है ना वो सबूत और दलाइल के एतबार से बिल्कुल वाज़े और एग्जैक्ट होती है। साइंस इज़ सर्च फॉर रेगुलरिटी, यानी कि किसी चीज़ की तरतीब या उसकी रेगुलरिटी के लिए जो तहकीक की जाती है वो भी साइंस ही है। और आखिर में साइंस इज़ ए प्रोसेस एंड साइंस इज़ ए प्रोडक्ट। ये आपने जो देखा ये साइंस की फितरत थी, साइंस की तारीफ थी कि साइंस परफेक्ट नहीं होती। इसका माने ये है कि साइंस के अंदर मज़ीद तरक्की के और मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आपने उसकी फितरत देखी कि साइंस के क्या माने हैं कि साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि साइंस हमें तहकीक की तरफ आमादा करती है और हमें नई नई चीज़ों को सीखने की तरफ राग़िब करती है। ये तो था साइंस के मुताल्लिक़ से। आइए अब हम देखते हैं कि साइंस के स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइंस में जो सबसे पहले अक़साम आते हैं यहाँ पे हक़ाइक़, तसव्वुर, कुलिया, उसूल, नज़रिया, मफ़रूज़ा। हक़ाइक़ यानी कि वो बयान जो तजुर्बाती तौर पर साबित किया गया हो, जिनके बारे में कोई मज़ीद शक व शुबात ना हो। इसी के साथ तसव्वुर है, किसी शय के मुश्तरका ख़वास के मजमूए को हम तसव्वुर कहते हैं। यहाँ पर कई मिसालें दी जा सकती हैं नाज़रीन के, आप तसव्वुर के माने इनेकास ले सकते हैं, इनताफ़ ले सकते हैं, हरारत ले सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है, जैसे कि अगर हरारत के इजाफे से क्या होगा, तपिश में इजाफा होगा, हरारत की कमी से क्या होगा, तपिश में कमी होगी, यानी कि हरारत वजह है जिसका असर तपिश है। कुलिया यानी कि रोज़मर्रा वाक़े होने वाले मुज़ाहिर की वजाहत कुलिया के ज़रिए की जाती है। जैसे कि कुलिया है बक़ाए मादे का, बक़ाए मादे का कुलिया, इसमें क्या होता है कि तामुल के दौरान ना ही मादा फना होता है ना उसमें कोई नया मादा पैदा होता है। तो इसके माने ये है कि ये हर तामुल में इसी तरीके से रहेगा। आइए उसूल की जानिब बढ़ते हैं। दोहराए जाने वाले मुज़ाहिरे के ज़रिए हासिल होने वाला उमूमी ख्याल जो होता है वो उसूल कहलाता है। यानी कि कुलिये में क्या होता है, हर मामले के लिए बिल्कुल वो साबित होता है कुलिया। उसी तरीके से उसूल भी बार बार दोहराए जाने वाले अमल के ज़रिए जो हम अख़ज़ करते हैं वो उसूल कहलाता है, जो एक उमूमी ख्याल होता है जो आम तौर पर दुरुस्त होता है। उसके बाद नज़रिया, नज़रिया तहक़ीक़ और इफ़कार के बाद कायम किया जाने वाला ख्याल नज़रिया कहलाता है। नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुलिये की जो मारूज़ियत है वो उसूल से ज़्यादा होती है और उसूल की जो मारूज़ियत होती है, वैलिडिटी होती है, वो नज़रिए से ज़्यादा होती है। ये नज़रिया जो होता है किसी शख्स के तहक़ीक़ या अफ़कार के ऊपर मबनी होता है, वो किसी तहक़ीक़ के बाद अपना ख्याल पेश करते हैं। वो गलत भी हो सकता है, जैसे कि थॉमसन ने जौहर के मुताल्लिक़ अपना नज़रिया पेश किया था, उसके बाद मज़ीद तहक़ीक़ के बाद रुदरफोर्ड ने उसको गलत साबित कर दिया। इस तरीके से नज़रिए डेवलप होते गए और आखिर में मफरूज़ा है। मफरूज़े से क्या मुराद है नाज़रीन? मफरूज़े से मुराद किसी दरपेश मसले का जो हल ख़यास किया जाता हो, दरपेश मसाइल का आर्जी हल जो हकीकत की तरफ बढ़ने में मदद देता है, ये मफरूज़ा कहलाता है। तो नाज़रीन ये तो था साइंस का स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सब्सटेंसिव और एक सिंथेटिक। अभी हमने जो देखे ये तमाम हक़ाइक़, कुलिये वगैरह ये सब्सटेंसिव यानी ठोस के हिस्से के तहत आते हैं। अब ये जो हम जो साइंस का तरीक़ा देखने जा रहे हैं नाज़रीन, ये सिंथेटिक वे की तरफ इशारा करते हैं कि साइंस किस तरीके से नई दरियाफ्त की राह हमवार करती है या नए मसाइल को हल करने का तरीक़ा बताती है। तो साइंस तरीक़ा क्या है? सबसे पहले तो मसाइल की शनाख्त की जाती है, इसके बाद मसले की तारीफ़ की जाती है कि वो मसला किन हालात में, किन तसव्वुरात पर या किन मौक़ों पर वाक़ होने वाला है या वाक़ हुआ है। उसके बाद मसले की तहलील यानी कि इसकी एनालिसिस की जाती है कि इसकी नौइयत क्या है। इसके बाद इसके मुताल्लिक़ मवाद को इकट्ठा किया जाता है, उस मवाद की तशरीह और वजाहत की जाती है। इसके बाद इन पर मफरूज़ात कायम किए जाते हैं और मुमकिना मफरूज़े का इंतखाब करके जांच किया जाता है। इसके बाद इन जांच के बाद जो नताइज अख्ज़ किए जाते हैं उनको जनरलाइज किया जाता है, जो तामीम कहलाता है। इस तरीके से ये नए हालात में
तामीम का इतलाक़ किया जाता है। ये नाज़रीन ये साइंसी तरीक़ा है। नाज़रीन ये तो था साइंस के मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात जो आपके टेट के सिलेबस में साइंस के पहले चैप्टर के तहत दिए गए हैं। आइए हम मज़ीद टॉपिक्स पर आगे बढ़ते हैं कि दर्स व तदरीस के मामले में साइंस के क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं। सबसे पहले नाज़रीन साइंस की फ़ितरत के फ़हम के लिए कि तालिब इल्म को पहले साइंस क्या है ये पता होना चाहिए। अगर वो साइंस क्या है जान सकेगा तो उसकी साइंस की तदरीस में जो दिलचस्पी और उसका जो रवैया होगा वो तब्दील होगा। इसके बाद जो तालीम के आम मकासद हैं कि तालीम हासिल करने से इंसान के ज़हनी नशोनुमा किस तरह से होती है और उसके बर्ताव में किस तरह से तब्दीली होती है, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए साइंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तालीम के आम मकासद के हुसूल के लिए भी साइंस की तदरीस ज़रूरी है। उसके बाद माहौल में होने वाले तजुर्बात को समझने के लिए, जैसे कि माहौल के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। एक मिसाल है सुराब की। हम क्या है सुराब का जब मंज़र देखते हैं तब वो हमें समझ में नहीं आता, इसके ताल्लुक़ से हमें कुछ गलत फहमी हो सकती है, तोहम परस्ती हो सकती है कि शायद वहाँ पे कुछ बुरे असरात होते हों, इसके ताल्लुक़ से जहन में गलत ख्याल पैदा हो सकता है। लेकिन जब आप हकीकत को जानते हैं कि वो एक बसरी हिजान है, कोई ऐसी वैसी उसमें कोई ताकत या शक्ति कोई नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि ये एक सिर्फ बसरी हिजान है, तब बच्चा ये जानेगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले इन मज़ाहिर को जब वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा तब उससे उसकी तोहम परस्ती दूर होगी और उसके साथ साथ इसके रोज़मर्रा के माहौल को समझने में भी आसानी होगी और नई नई तहकीक करने के लिए भी राहें हमवार होगी। इसीलिए साइंस की तदरीस ज़रूरी है। इसके बाद समाज से हम आहंगी के लिए, समाज से हम आहंगी किस तरह से, यानी कि जो शुरुआती दौर इब्तदाई दौर था उस दौर में जो अशिया इस्तेमाल में आते थे, आज के दौर में जो अशिया इस्तेमाल में आ रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। आजकल के दौर में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में हम सारी दुनिया के हालात का जायज़ा लेते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हम किस तरह से हम आहंग होंगे कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम इसकी तदरीस करेंगे साइंस के ज़रिए तो हमें समाज से हम आहंगी होगी। इसके बाद सेहत और तंदुरुस्ती। नाज़रीन बेशक आप जानते हैं कि सेहत में साइंस का कितना बड़ा रोल है और कई बीमारियों के मसाइल को हल करने के लिए हमें साइंस की काफ़ी ज़रूरत होती है कि साइंस की तरक्की के साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियों का हल भी आसानी से ईजाद हो रहा है। तो ये तमाम साइंस ही की वजह से, इसलिए हम बुनियाद ही से साइंस की तदरीस लाजमी तौर पर शामिल करते हैं। इसके बाद खुद आगाही के लिए। नाज़रीन खुद आगाही से क्या मुराद है कि इंसान जब माहौल को समझेगा, अपनी खूबियों को समझेगा, अपनी खामियों को समझेगा, अपनी पहचान उसको होगी तो वो खुद आगाही कहलाएगी। ये भी साइंस के ज़रिए काफ़ी हद तक मुमकिन है। इसके बाद रवैया और इक़दार के फ़रोग़ के लिए, जैसा कि मैंने तोहम परस्ती के मुताल्लिक़ अभी आप लोग को बताया कि साइंस की तदरीस की वजह से इंसान के रवैयों के अंदर फ़रोग़ आएगा और वो तोहम परस्ती में इन्वॉल्व ना होकर वो साइंसी रवैया इख्तियार करेंगे और साथ ही साथ उनके इक़दार में भी फ़रोग़ आएगा। नाज़रीन इक़दार में किस तरह से फ़रोग़ आएगा, बच्चों को जब किसी मज़हर के पीछे या किसी वाक़े के पीछे होने वाला कुदरती मंजर जो होगा या उसके पीछे जो तसव्वुर है वो जब समझ में आएगा तो वो उन तमाम चीज़ों की क़दरदानी करेंगे और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे। और आखिर में पेशा वाराना महारतों की फ़रोग़ के लिए, ये तो साइंस से जुड़े हुए जो भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई है जो कि हमें फ्यूचर में पेशा वाराना फ़रोग़ के लिए काफ़ी कारआमद होती है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र साइंस की तदरीस लाजिम है और इन तमाम को साइंस की तदरीस के मक़ासद के तहत रखा गया है। आइए नाज़रीन देखते हैं कि साइंस के इक़दार क्या हैं। सबसे पहले इक़दार है ज़हानती इक़दार। यहाँ पर तलबा में गैर जानिबदारी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसमें जज्बात और तासुब के बगैर फ़ैसला साजी के काबिल बनाया जाता है। साइंस के ज़रिए इफ़ादी इक़दार भी हैं कि तर्ज़ ज़िंदगी को आसान और आरामदा बनाने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइंस की तरक्की हो रही है, इंसान की ज़िंदगी में आराम और सुकून का इजाफ़ा हो रहा है और तमाम मुश्किलात को दूर करके इसको आसानी में तब्दील किया जा रहा है। यही साइंस की इफ़ादी इक़दार है। इसके बाद पेशा वाराना इक़दार, जैसा कि हमने अभी कहा था कि अपने हुनर का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए। यहाँ पर एक मैं मिसाल देना चाहूँगा नाज़रीन कि टेक्निकली आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है दुनिया, लेकिन एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आप मोबाइल फ़ोनों में अलग अलग तरीके के लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने ये जीता है, आपने वो जीता है, अगर आप ये नंबर डायल करेंगे या ये OTP डायल करेंगे तो इस तरह से आपका फ़ायदा होगा। इस तरह से बोलकर वो लोगों के पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस की तदरीस को हम इक़दार से मरबूत करेंगे तो बेसिक मालूमात के साथ साथ
یہ اقدار بھی پیدا ہوگی کہ ہم اپنی ترقی یا اپنا فائدہ اس وقت تک ہی سوچیں جہاں سے دوسروں کا نقصان سٹارٹ ہوتا ہو. اگر آپ کو کسی دوسروں سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے نقصان سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, تب آپ کو ویسا فائدہ نہیں لینا چاہیے. ناظرین, یہ سائنسی اقدار یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہنر کو آپ خود کے فائدے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو, بلکہ ایسا کرنا بہت ہی بہتر ہوگا کہ اس سے آپ کے سارے سماج کو فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو. اس کے بعد آئیے ناظرین, اگلا پوائنٹ جو ہے دیکھتے ہیں. نظم و ضبط انسان کو وسیع النظر بناتی ہے, انسان میں نظم و ضبط کا عادی بناتی ہے. یہاں پر دیکھیے وسیع النظر, وسیع النظر سے کیا مراد ہے ناظرین؟ وسیع النظر سے مراد انسان میں تنگ نظری نہ ہو, بس وہ اپنے گھر کے حد تک یا خود کے حد تک نہ سوچنے کے بجائے ملک و قوم کے بارے میں سوچے. جیسا کہ ہم پلاسٹک کا استعمال بیجا ہو رہا دیکھ رہے ہیں, ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میں خود اس کا استعمال کم کر دوں گا تو اس سے ورلڈ لیول پہ جو ہونے والے پرابلمس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اسی لیے ہم یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. آپ کو آپ کے کیے جانے والے عمل کا اثر ساری دنیا کے اوپر کس طرح سے ہوگا یہ سوچنے کی آج کی ضرورت ہے. تو اس کے متعلق نظم و ضبط سائنس کی تدریس سے سکھایا جاتا ہے. ناظرین, جمالیاتی اقدار قدرتی نظاروں کی صناعی کرنے کے اور سائنسدانوں کے کام کی قدردانی اور توصیف کرنے کے قابل بنیں گے. یعنی کہ سائنس کی تدریس سے کیا ہوگا, یوں تو قدرت کی بھی صناعی کریں گے اور طلبہ سائنسدانوں کے کام کی بھی قدردانی کریں گے کہ ان لوگوں کی کن انتھک محنتوں کے بعد ہمیں ان تمام آرام و آسائش کو اور ان تمام سہولیات کو ہم تک فراہم کیا ہے. اس کے بعد تہذیبی اقدار ناظرین, مختلف اقسام کی تہذیب و تمدن کے لوگوں کا احترام کرنا. یہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ آج کل لوگ تنگ نظری کا خیال کرتے ہوئے صرف اپنے ہی بارے میں, اپنے ہی تہذیب و تمدن کے بارے میں سوچنے لگے ہیں. ایسا نہ ہوتے ہوئے سائنس کی تدریس کی جو قدر ہے اس دور میں کافی اہمیت کی ہے کہ ہم تمام طریقوں کے, تمام تہذیب و تمدن کے لوگوں کا احترام کریں اور اپنے دل میں ان تمام کے لیے عزت اور احترام کا جذبے کو فروغ دیں. اس کے بعد آتا ہے ناظرین نفسیاتی اقدار, ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے اور مشاغل کرنے کی جستجو پیدا کرنا. یہاں پر ناظرین سائنس کا جو درس و تدریسی عمل ہے یہ پریکٹیکلز پر, مشاغل پر مبنی ہوتا ہے. تو جب بچے مشاغل کے ذریعے کچھ سیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو سیکھ ہوتی ہے وہ کافی پائیدار ہوتی ہے اور ان کو وہ کرنے کے لیے جستجو بھی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا بچوں کو تعلیمی عمل کے دوران جستجو بنائے رکھنے کے لیے سائنس کی تدریس کام میں آتی ہے. اور آخر میں ہے اخلاقی اقدار. یہاں پر سائنس کا مقصد سچائی کی تلاش کرنا ہے, اسے ایمانداری, سچائی, قوت برداشت اور صبر جیسی خصوصیات کا فروغ ہوتا ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ طلبہ جب کسی پریکٹیکل کو انجام دیتے ہیں یا کسی تجربے کو انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ریڈنگ کو نوٹ کی جاتی ہے وہ ایمانداری سے کریں گے, ورنہ وہ صحیح نتائج کی طرف نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے بعد وہ اپنے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے وقت کا انتظار کریں گے, یعنی کہ وہ صبر کرنا سیکھیں گے. اس سے ان کے اندر اخلاقی اقدار بھی پروان چڑھتی ہیں. یہ تو تھا ناظرین کہ سائنس کی تدریس کے ویلیوز کیا ہیں. آئیے ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں, تدریسی مقاصد اور تصریحات کیا ہیں, اس پر نظر ڈالتے ہیں. تدریسی تصریحات, انسٹرکشنل آبجیکٹیوز آف سائنس. یہاں پر دیکھیے معلومات, تفہیم, اطلاق. آپ جانتے ہیں تصورات و حقائق کی آگاہی معلومات کہلاتی ہے, تصورات کی تشریح, وضاحت یہ کیا کہلاتی ہے, تفہیم. اور ان چیزوں کا ہم روزمرہ زندگی میں جب استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا اطلاق کہلاتا ہے. اس کے بعد آلات و اوزار کا خوش اسلوبی سے استعمال کرنا, خاکہ اندازی کرنا, یہ تمام مہارتوں کے تحت آتی ہے. اس کے بعد رویہ, سائنسی معلومات کے ذریعے توہم پرستی کو دور کرنا اور تحقیق کے جذبے کو فروغ دینا, یہ رویہ ہے. دلچسپی, مشاغل و تجربات میں بچوں کو دلچسپی پیدا کرنا سائنس کی تدریس کا مقصد ہے. اور اس کے بعد تقویت, تقویت سے مراد جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ سائنسدانوں نے مختلف اعمال کے بعد, محنتوں کے بعد, کوششوں کے بعد ہم تک ان تمام ایجادات یا دریافتوں کو پہنچایا ہے. تو ہم ان کی کیا کریں گے, توصیف کریں گے, ہم ان کی قدردانی کریں گے, سراہنا کریں گے. یہ تقویت کہلائے گی. اور آخر میں قابلیت, یعنی کہ سائنس کی تدریس سے انسان کے اندر یا طالب علم کے اندر وہ منطقی سوچ پیدا ہو جو مسائل کے حل کے لیے کافی ہو. اگر طلبہ اپنی تمام کی تمام تعلیمی عمل کے بعد پھر بھی مسئلے کے حل کے قابل نہ ہو تو وہ تعلیم اس کی روزمرہ زندگی میں قابل اطلاق نہ ہوگی, فائدہ مند نہ ہوگی. ہاں تو ناظرین, اب تک آپ نے دیکھا کہ تعلیمی تصریحات کیا ہیں. اب ہماری جو کتاب میں تعلیمی معیارات کو استعمال کرتے ہیں سائنس کے تعلق سے وہ 7 ہے. ناظرین, آپ کو اس کے متعلق سے ایگزام میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. آپ یہاں پر کمپیریٹیولی اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کون سی چیز انسٹرکشنل آبجیکٹیو میں ہے اور کون سی چیز اکیڈمک اسٹینڈرڈ میں ہے. آپ کو ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی انسٹرکشنل آبجیکٹیو سے 3 چیزیں لے کر ایک چیز اکیڈمک اسٹینڈرڈ سے لے لے اور یہ بتائے کہ ان میں سے کون سا انسٹرکشنل آبجیکٹیو میں نہیں ہے, یا پھر 3 تعلیمی معیارات کو لے کر ایک انسٹرکشنل آبجیکٹیو کو ڈال دے اور یہ پوچھے کہ ان میں سے کون سا تعلیمی معیار نہیں ہے. تو آپ کو
تعلیمی معیارات کے متعلق سے اچھی طریقے سے جانکاری حاصل کرنا ہوگا۔ آئیے پی پی ٹی پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے تصورات کی تفہیم، سوالات کرنا، مفروضے قائم کرنا۔ ناظرین یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تصورات کی تفہیم کو اکیڈمک اسٹینڈرڈ 1 AS1 کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اس ترتیب کو بھی آپ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ دوسرا اکیڈمک اسٹینڈرڈ سوالات کرنا، مفروضہ قائم کرنا ہی ہے، اس میں آپ ترتیب کو بدل نہیں سکتے ناظرین۔ اس کے بعد تجربات اور حلقے عمل کا مشاہدہ ہوتا ہے، معلومات اکٹھا کرنے کی مہارتیں، منصوبہ کام یعنی کہ پروجیکٹ ورک۔ 5واں ہے شکلیں اتارنا، نمونے تیار کرنا، ماڈل میکنگ۔ اس کے بعد توصیف جمالیاتی حس اقدار یعنی کہ ویلیوز، اور آخری 7واں ہے روزمرہ زندگی میں اطلاق، حیاتی تنوع۔ تو تصورات کی تفہیم کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں جو تصورات ہیں آپ ان کو کتنا سمجھ پائے ہیں یا اس کو کتاب میں سمجھایا گیا ہے، اس کے متعلق یہ اکیڈمک اسٹینڈرڈ تعلیمی معیار بات کرتا ہے۔ یہاں پر طلبہ میں سوالات کرنے کے اور مفروضہ قائم کرنے کے قابل بناتا ہے کہ بچوں کو کسی ٹاپک کے متعلق سوال کس طرح سے پوچھیں اور اس کے مفروضے کس طرح قائم کرنے، یہ اکیڈمک اسٹینڈرڈ بتاتا ہے۔ جبکہ تجربات اور حلقے عمل کے مشاہدے میں سائنس میں جو کوئی بھی تعلیمی تدریسی عمل ہوتا ہے یہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ جب بچے اس کے اندر ایکٹیولی حصہ لیتے ہیں تجربات میں اور مشاغل میں، تبھی وہ تعلیم کو یعنی کہ سائنس کو اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کو ایک لازمی تعلیمی معیار کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد معلومات اکٹھا کرنے کی مہارتیں یعنی کہ منصوبہ کام ہے۔ منصوبہ کام کے تحت بچوں کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، اس کو بچے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو معلم کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شکلیں اتارنا، نمونے تیار کرنا ہے ناظرین۔ اس کے بعد دیکھیے توصیف ہے، یہاں پر بچے مختلف خوبیوں کے تعلق سے کی تعریف کریں گے، اپنے ساتھیوں سے کیے جانے والے کام کی سراہنا کریں گے اور سائنٹسٹ کے کاموں کے تعلق سے ان کی قدردانی کریں گے اور ان کے اندر اقدار بھی پیدا ہوں گے، جس کا بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے۔ اور آخر میں تمام سیکھے ہوئے معلومات کو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اطلاق کریں گے۔ اور جو حیاتی تنوع ہے ناظرین، یہاں پر ایک کافی اہم بات ہے، حیاتی تنوع۔ یہ حیاتی تنوع جو ورڈ ہے یہ بایو ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو استحصال نہ کریں، اس کو امبیلنس نہ کریں، ہم جتنا ہو سکے اتنا اس کے پلانٹیشن کریں، ہم جھاڑوں کی جو آلریڈی پنپ رہے ہیں ان کی ہم تحفظ کریں اور جتنے زیادہ ہم پلانٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے تحت ہماری حکومت تلنگانہ بھی ہریت آرم کے نام سے پروگرام چلا رہی ہے۔ آپ کے اسکول، مدرسے یا گاؤں میں کسی مقام پر جگہ خالی ہے جہاں پر پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہوں تو آپ بھی لگائیں، چونکہ اگر ہم فطرت یعنی کہ انوائرمنٹ کو، ماحول کو اگر بچائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں ناظرین، کیونکہ اگر ماحول تباہ ہو جائے گا تو ہم ماحول میں ہی رہنے والے ہیں۔ اگر ماحول میں زہر آلود گیسیں پھیل جائیں گی، اگر ماحول میں تیزابی بارش کا سلسلہ ہے وہ اگر بڑھتا جائے گا تو ہمیں ہی زندگی جینا مشکل اور دھوبر ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ہم حیاتی تنوع یعنی کہ بایو ڈائیورسٹی کا خیال رکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بچوں کو ہم شروعاتی دور سے ہی سائنس کی نصاب کے تحت ان کو حیاتی تنوع کے متعلق اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا ضروری ہے، اسی لیے اس کو اکیڈمک اسٹینڈرڈ میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کے سلیبس کا جو پہلا چیپٹر یا پہلا پوائنٹ جو تھا پیڈاگوجی کے متعلق وہ ہم نے ابھی کور کیا ہے۔ آئیے ہم سیکنڈ پوائنٹ یعنی کہ سیکنڈ چیپٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم دیکھیں گے سائنس کی تدریس کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں، ان کے اندر کون کون سے سٹیپس ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ان سے ہم کس طرح سے تدریس کو پائیدار بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے ناظرین، دوسرا ہے استخراجی، اس کے بعد تاریخی طریقہ، لیکچر کا طریقہ، لیکچر میں مظاہراتی طریقہ، لیکچر کم ڈیمانسٹریشن میتھڈ، مظاہراتی طریقہ یہاں پر صرف ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، اس کے بعد انکشافی طریقہ، منصوبائی طریقہ یعنی کہ پروجیکٹ ورک، مسئلے کے حل کا طریقہ، آخر میں ہے لیبارٹری کا طریقہ۔ آئیے ہم ایک کے بعد دیگرے تمام طریقے تدریس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استخراجی طریقہ، یہاں پر یہ بات غور کریے آپ کے مثالوں سے ضابطے کی طرف، خاص سے عام کی طرف، جز سے کل کی طرف، ٹھوس سے مخرون کی طرف، یہ استخراجی طریقہ بتلاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے بچوں کو مثالیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو ضابطہ بتلایا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو سٹیپس ہیں، سب سے پہلے مسئلے کی شناخت ہے، حالات کا جائزہ ہے، مواد و اطلاعات کو منظم کرنا ہے، اس کے بعد ممکنہ حل کی ترکیب یا تشکیل کرنا ہے، اس کے بعد غیر متعلقہ حل کو رد کرتے ہوئے تصدیق کرنا ہے، اس کے بعد عمومیت یعنی کہ تعمیم۔ اس کے بعد اس طریقے کے فوائد دیکھیے، یہ ادراک میں مدد دیتا ہے، سائنسی رجحان، منطقی سوچ اور تنقیدی جائزے کو فروغ دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی طریقہ ہے جو طلباء کو مشاغل کے موقع فراہم کرتا ہے اور یہ طریقہ حقیقی مشاہدات، سوچ اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے
नुकाए से नाजरीन इसकी वसत महदूद होती है। ये तरीक़ा जो है नाजरीन वक्त तलब होता है। इस तरीके से हम तमाम के तमाम मवाद मजमून को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये तरीके को सारे सिलेबस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके में वक्त काफ़ी खर्च होता है और ये मशक्क़त से भरा होता है। इसको उसूल कुलियात वगैरह को समझने या समझाने के लिए ही इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था इस्तिक़राई तरीक़ा। एक और बात यहाँ पर अहम है, ये जो इस्तिक़राई तरीक़े के जो स्टेप्स हैं नाज़रीन, उसको आप जहन में रखें, क्योंकि इस्तिक़राई और इस्तिक़रारी तरीक़े के स्टेप्स देकर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा तरीक़ा इस्तिक़राई का है या कौन सा तरीक़ा इस्तिक़राई का नहीं है। इसी तरीके से कौन सा इस्तिख़राजी का है या इस्तिख़राजी का नहीं है, ये आपको दोनों में से स्टेप्स को देकर आपको पूछा जा सकता है। लिहाजा जो कॉमन है आप वो भी जहन में रखें, जो दोनों में अलग-अलग हैं वो भी जहन में रखें ताकि आपको सवाल के जवाब देने में आसानी हो। आइए देखते हैं इस्तिख़राजी तरीक़ा क्या है। ये पहले ज़ाब्ते को बतलाता है, फिर उसके बाद इसकी मिसालें पेश करता है। ये आम से ख़ास है, कुल से जुज़ है, मखरून से ठोस है। इसका पहला जो स्टेप है वो भी मसले की शनाख्त है, दूसरा मसले की तारीफ़ है, तीसरा मसले की तहलील है, चौथा मवाद इकट्ठा करना, मवाद की तशरीह व वज़ाहत करना, मफरूज़ात की तश्कील है, मुमकिन मफरूज़े का इंतखाब और जांच है, नताइज अक्स करना और तामीम और नए हालात में तामीम का इतलाक़ करना। ये तरीक़ा करीब साइंसी तरीक़े से मिलता जुलता है। आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क को भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ सकता है। इसके बाद नाज़रीन इस्तिख़राजी तरीक़े के फ़वाइद हैं। इस तरीके में वक्त की बचत होती है, हर जमात के लिए मौजू है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, कुलियात क़वानीन को याद रखने में मदद देता है, इकाइयों के इयादे में बहुत मुफीद होता है, इस्तिक़राई तरीक़े का साथ देता है, जिससे इस्तिख़राजी मसाइल के हल करने की तकमील होती है, मसाइल को हल करने में भी तेज़ी और दुरुस्तगी लाता है। इसके बाद नाज़रीन देखिए इसके जो नक़ाइस हैं, साइंसी तरीक़ा नहीं है चूँकि इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल का कोई मौका नहीं होता, वजाहत तलब नहीं है, बच्चों को सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ये इस तरह से है, आपको यही याद रखना है, यानी कि रटने के अमल को फ़रोग़ देता है। इस तरीके में तलबा चुस्त नहीं होते क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होता, ये मंतकी सोच और तहक़ीक़ की सलाहियत को फ़रोग़ नहीं देता। ये तो था इस्तिख़राजी तरीक़ा नाज़रीन। आइए इसके बाद देखते हैं कि आपके सिलेबस में जो मज़ीद जो दूसरे तरीक़े हैं उन पर भी हम नज़र डालें। तारीख़ी तरीक़ा, ये एक ज़ुबानी तरीक़ा है। इस तरीक़े में हादिसाती और इत्तेफ़ाक़ी तर्ज़ पर वाक़ होने वाले वाक़यात बतलाए जाते हैं, जैसे न्यूटन और सेब के गिरने का वाक़या, अर्शिमिदस का वाक़या। मुख्तलिफ़ साइंसदानों की हालात ज़िंदगी बतलाने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है इसको बायोग्राफ़ी का तरीक़ा कहते हैं। यह भी तारीख़ी तरीक़े के तहत आता है। उसके बाद साइंस की इर्तिक़ा और समाजी तर्ज़ पर साइंस की ज़रूरत और अहमियत को इसी तरीके से बतलाया जा सकता है। अगला तरीक़ा है नाज़रीन लेक्चर का तरीक़ा। लेक्चर के तरीक़े को आमतौर पर 4 बुनियादी मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मुहर्रिका पैदा करने के लिए, उसके बाद बच्चों के अंदर शक व शुबहात जो पैदा होते हैं उसको दूर करने के लिए, उसके बाद सबक़ के दौरान या सबक़ के इख्तिताम पर इयादा या खुलासा बयान करने के लिए, उसके बाद मालूमात को एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन लेक्चर के तरीके के अंदर मुअल्लिम एक्टिव होता है और मुतालिम पैसिव होते हैं, लिहाजा साइंस की तदरीस में इस तरीके को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसके बाद जो अगला तरीका है वो साइंस में काफ़ी अहमियत का हामिल है, वो है लेक्चर में मुज़ाहराती तरीका, यानी कि लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। ये तरीका ख़ास से आम ठोस से मखरून के उसूल पर काम करता है। इस तरीके में 2 बुनियादी मक़ासद की तकमील होती है, मवाद मज़मून के कुछ हिस्से को आलात के इस्तेमाल के ज़रिए मुकम्मिल करना, दूसरा मुज़ाहरती तरीक़े को मुमकिन हद तक किफ़ायती बनाना। यहाँ पर एक बात अहम है नाज़रीन, हमने लेक्चर का तरीक़ा देखा, एक और तरीक़ा है मुज़ाहरती तरीक़ा। इसमें क्या होता है, उस्ताद जो होते हैं बच्चों को तमाम आलात और अशिया देकर उसके तजुर्बे यानी कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए चंद हिदायतें दे देते हैं, जिसे तलबा खुद अपनी रफ्तार से सीखते हैं। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस होता है मुज़ाहराती तरीक़ा। इसके अंदर तलबा खुद से कर लर्निंग में डूइंग का अमल अंजाम देते हैं, जो कि वक्त तलब और खर्चीला होता है, जिसमें बच्चों को कुछ हादसात वगैरह होने की भी गुंजाइश होती है, डाउट्स होते हैं, और स्कूल लेवल पे इसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा लेक्चर और मुज़ाहराती इन दोनों के अंदर के खामियों को दूर करने के लिए इन दोनों को मिलाकर लेक्चर कम मुज़ाहराती तरीक़ा यानी कि लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये तरीक़ा काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। ये तरीक़ा लेक्चर के तरीक़े और मुज़ाहराती तरीक़े के नक़ाइस को भी दूर करता है। ये तरीक़ा इस तरह है नाज़रीन, एक्सप्लेनिंग वाइल एग्जिबिटिंग सम एक्टिविटी बाई टीचर। ये आप समझ चुके होंगे कि जिस तरह मौलिम क्या करता है, प्रैक्टिकल को अंजाम देते हुए स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसके मुताल्लिक़ तलबा को एक्सप्लेन करता है। इसी को हम लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। आइए अगले तरीके की तरफ चलते हैं, प्रोजेक्ट का तरीका यानी कि मंसूबाई तरीका। प्रोजेक्ट के तरीके को पुराने तरीके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टडीज से अख्ज़ किया गया है। किलपैट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट एक इकाई है जो बामकसद अमल का नतीजा है, जो आमतौर पर फितरी हालात में करने को तरजीह देती है।
स्टीवेंसन के मुताबिक हर प्रोजेक्ट एक मसले पर मबनी मशगला है जो फितरी हालत में तकमील किया जाता है। इस तरीके में मौल्लिम रहनुमा होता है जो सिर्फ रहबरी करता है। इसके बाद देखिए मनसूबाई तरीक़े के मराइल है यहाँ पर, हालात की फराहमी, उसके बाद इंतखाब और तजवीज़, मनसूबाबंदी, अमल में लाना, इसके बाद फैसला साजी और आखिर में प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करना। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि मनसूबाई तरीके के जरिए मौल्लिम तलबा को हालात फराहम करते हुए एक मसले की शनाख्त करवाता है। तलबा अपनी रफ्तार से अपने चॉइस के मुताबिक मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और उस पर मौल्लिम की नज़र होती है सिर्फ रहबरी की तरह। और ये जो आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, इन तमाम प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हुए उस मसले को प्रोजेक्ट के जरिए हल किया जाता है। आइए अगला तरीका देखते हैं, मसले के हल का तरीका। ये तरीका इस वक्त मुमकिन है जब तलबा साबिक़ा मालूमात रखते हों जो कि मौजूदा मसाइल के लिए नाकाफ़ी हों। यानी कि बच्चों को जो मालूमात हैं वो इस मसले के हल के लिए डायरेक्टली नाकाफ़ी हों, लेकिन वो फिर भी थोड़ी मालूमात इससे मुताल्लिक़ रखते हों और नए मालूमात के हुसूल से मसले को हल कर सकें। दुश्वारी पर एक मनसूबाबंद हमला है जिससे मसले के हल की तलाश में मुतमईन हल हासिल होता है, ये टीएम रिस्क ने कहा है। आइए इसके स्टेप देखते हैं। मसले की शनाख्त है, महफूजात की तश्कील है, महफूजात की जांच है, नताइज को अक्स करना है। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मसले के हल का तरीका है। इससे आप इन तमाम जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, आपको किसी भी स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। अक्सर ये सवाल बनता है कि आपको एक ही चीज़, एक ही तरीके के मुख्तलिफ स्टेप्स देकर एक दूसरा तरीके का स्टेप ऐड कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इनमें से कौन सा इस मसले के हल का तरीका का एक मरहला नहीं है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंकिशाफी तरीका। इस तरीके का मकसद तलबा में दरियाफ्त का जज्बा पैदा करना है। इस तरीके को H.E. आर्मस्ट्रांग ने पेश किया। यह तरीका लर्निंग बाय डूइंग पर मबनी है। इस तरीके में मौल्लिम एक मुशाहिद होता है जो तलबा के अमल का बगौर मुशाहिदा करता है और इनको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। इसके बाद लेबोरेटरी का तरीका है नाजरीन। इस तरीके में तलबा का इक्तिसाबी अमल तजुर्बेगाह में अंजाम पाता है। मौल्लिम के हिदायत के मुताबिक तलबा तजुर्बा अंजाम देते हैं, अपने मुशाहिदात को नोट करते हुए नताइज को अक्स करते हैं। नाजरीन, ये तमाम तरीके तदरीस हैं जो आपके साइंस के सिलेबस में मौजूद हैं। इन तमाम के मुतालिक कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है इम्तिहान में, लिहाजा आप तमाम के मरहलों को, उनकी खूबियों खामियों को अच्छी तरीके से जहन में रखिए और अपने टेट के इम्तिहान में अच्छी सी तैयारी करके आप लोग आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आखिर में साइंस की तदरीस में जो मौल्लिम का जो बदलता हुआ जो रोल है उसके ऊपर भी एक मरतबा नज़र डालें आप कि मौल्लिम एक कोऑर्डिनेटर और एक सलाहकार होता है। मशागिल के दौरान मौल्लिम निगरानकार बन जाता है जो कि बच्चों में हमेशा मुहर्रिक की क़ुव्वत की फराहमी करता है। इसके बाद बच्चों को मतलूबा नताइज की सिमत तवज्जो मरकूज कराता है और तलबा में तक़वियत फराहम करने वाला होता है। तक़वियत से मुराद बच्चों के अंदर कोई इनाम या अवार्ड वगैरह से बच्चों की हिम्मत अफजाई करने वाला हो। उसके बाद हमेशा तहसीली और तालीमी बर्ताव को ही तरजीह देता है। यानी कि मौल्लिम की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हमेशा तालीम और तहसील की तरफ आमादा करते रहे और उनको वक्त ज़ाया करने से रोके। और आखिर में मौल्लिम की असल जिम्मेदारी है कि तलबा में तजस्सुस, दिलचस्पी और साइंसी रवैये को फ़रोग़ दे और तलबा में दरियाफ्त के जज्बे को उभारे। तो ये साइंसी मौल्लिम की ख़ास जिम्मेदारी है नाज़रीन कि वो बच्चों के अंदर दरियाफ्त का जो रवैया है उसको उभारे और निखारे। इंशाअल्लाह मज़ीद आपके सामने इसी तरीके के लेसन्स लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।